और कृषि विज्ञान मेला जो माया ग्रुप वालों की तरफ से लगाया गया है, आप सभी को धन्यवाद। और आप देखिए आज हमारे हालात क्या हो गए कि जब एक किसान मंच पर बोलने उठा तो सारा ये खाली हो गया। आप देखिए ये हाल है हमारे किसानों के। सोचो जरा इस बात के लिए। लेकिन मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आपका जो छात्र जीवन है, जिस चीज के लिए आप यहाँ आए हैं, सीखने के लिए आप कुछ आए हैं, तो मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी अपनी कविता ही सुना दूं कि हमें और आपको क्या करना है। मेरी कविता का शीर्षक है सीखो। लेकिन आपको ये हैरानी भी होगी कि मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। मैं पढ़ा लिखा में खास नहीं हूं, छठी भी मैं पास नहीं। आप सोचिए शायद इस सभागार में सबसे कम पढ़ा लिखा मैं ही हूं। लेकिन सोचिए कि अगर कोई मेहनत करता है, मेहनत से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और जिसके लिए शायद आपको आपके परिवार वालों ने ऐसी संस्थाओं में भेजे हैं, उसके लिए आपको कुछ सीखना है। तो उसी पर मेरी एक छोटी सी कविता है, सीखो। कि धरती माँ से सीखो साथी, सुख दुखों से खेलना, आंधी तूफान सर्दी गर्मी जिसने सब कुछ झेलना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो अपने पर निर्भर रहना, अपना दुख दर्द कभी भी नहीं किसी से कहना। नदी और नालों से सीखो अपना पानी कभी न पीना, फल वाले वृक्षों से सीखो गैरों की खातिर जीना। हाथी से ताकतवर बनना सीखो, शेर से निडर बनना, पतंगों से सीखो साथी देश की खातिर मरना। हिमालय की चोटी से सीखो ऊंचाई को पाना, सागर की गहराई से सीखो मन में गहराई लाना। बर्फ से शीतलता सीखो, फूलों से मुस्कुराना, कोयल से सीखो साथी मीठे बोल सुनाना। यह हमें आपसे इसलिए क्योंकि आपकी जो उम्र है, अभी आप उम्र के इस पड़ाव पे खड़े हैं जहां से आपके लिए ऐसा मार्ग है जिससे आप ऊंचाई को भी छू सकते हैं। और अगर आपने मेहनत नहीं की तो आप अपने जीवन में परेशान भी हो सकते हैं। ये मेहनत है, मेहनत से करना है। मेहनत का वो फूल जगत में जो धीरे धीरे खिलता है, किस्मत से जो मिल न सका तो वह मेहनत से मिलता है। तो मैं सभी को, आप सभी को ये कहूँगा, मैं एक किसान हूँ और खेती बाड़ी करता हूँ। लेकिन मैं एक आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आज आप लोग सभी अच्छे परिवारों से यहाँ बैठे हुए हैं और सभी जो आपको सिखाने वाले हैं, प्रोफेसर हैं, सभी बड़े परिवार, अच्छे पैसे वाले लोग हैं। लेकिन आपको पता है कि खा तो हम फिर भी जहर ही रहे। आप सब लोग, मतलब हमारा क्या है कि जितना बड़ा पैसे वाला आदमी है वो सबसे ज्यादा जहर वो खा रहा है। क्योंकि वो घर से नौकर भेजता है और कहता कि बेटा सब्जी ला। वो बाजार से जो सब्जी लाता है, जो सबसे चमकीली सब्जी होती है, उसी को लाता है और सबसे ज्यादा जहर उसी में होता है। मतलब हम इस बात को समझ ही नहीं रहे। मैं एक दिन एक प्रोफेसर साहब से इतना प्रभावित हुआ कि मैं मंडी में था और गोभी हमने ला रखी थी, तो गोभी का फूल उठा रहा, जिस गोभी में कीड़ा लगा हुआ था उसको अपने थैले में डाल रही थी। मैंने बोला गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि बेटा मैं ये देख रहा हूँ कि जब ये कीड़ा खा सकता है तो ये खाने लायक है। जो ये चमकीली वस्तु है, जो सब्जी है, इसमें न जाने कितना पेस्टिसाइड। मतलब आप देखिए, और हम लोग फिर भी जो हम इतने जो मतलब आज हमारे देश में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों घट रही? वो इसीलिए घट रही है कि हमारा खान पान जो है वो अजैविक हो चुका है।
पूरी तरह से आप देखिए, अगर जहां वहां भीड़ लगी रहती है, हर सबसे ज्यादा जहां मोमो बर्गर पिज्जा जो क्या क्या चीज वहां सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है और सड़क के किनारे होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा धूल उसी भोजन में होती है। लेकिन हम बड़े चाव से गट कर रहे हैं, कोई भी नहीं समझ पा रहा, चाहे हम कितने ही पढ़े लिखे हो, सब लोग जो है उसको, मतलब एक बात देखिए, जो ये हमारे पड़ोसी देश है, वो लोग, उनको ये है कि भाई भारत का मुकाबला आमने सामने की लड़ाई से नहीं वो लड़ सकते, क्योंकि उनको पता है कि भारत एक ताकतवर देश है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि भारत जो लोग है वो जिह्वा के गुलाम, ये इनके लिए ऐसी चीज परोसी जाए ताकि जो है ये मानसिक और शारीरिक विकलांग हो जाए। आप देखिए अजीनोमोटो नमक जो पूरी दुनिया में प्रतिबंधित है, लेकिन हम सब लोग उसी को खा रहे हैं, मतलब सब लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। आप देखिए यहाँ तो क्या गांव में पहुंच चुका हो अजीनोमोटो नमक। जब हम वहाँ गांव में पूछते हैं तो वो कहते हैं कि, मैंने कहा आता किस तरह से नमक यहाँ, वो कहते हैं कि ये चावल के कट्टे में आता है, बाहर से चावल का कट्टा और अंदर से उसके अंदर अजीनोमोटो नमक है और गांव में परोसा जा रहा है। लेकिन इस बात को नहीं समझ रहे हम लोग जो है, अगर हम इसमें जल्दी से जल्दी इसमें नहीं समझे तो आने वाला समय हमारा ये होगा, चाहे कितने ही हॉस्पिटल खुल जाए कैंसर के, वो भी कम पड़ जाए, क्योंकि जिस गति से आज कैंसर बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण है कि हम जो है जो अजैविक इसका ये कर रहे हो, एक प्रयोग कर रहे हैं। मैंने एक जैविक खाद तैयार की है, जैविक लिक्विड खाद, और जब उसको मैंने गाजर खाद से तैयार की है, हालांकि मैंने परसों मुख्यमंत्री के सामने भी ये विषय उठाया, मैंने कहा मान्यवर, आज हमको जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो टीम है, योगी जी की टीम, उन्होंने ढूंढा है कि हमको ऐसे लोग चाहिए जो धरातल पे काम कर रहे हैं। तो लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वाकई आप सही कह रहे हैं, उन्होंने इस बात को माना कि हम पूरी ये सहयोग करेंगे और कि यहाँ जो है खेतीबाड़ी को, जैविक खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन मैं जब इस परिसर में अंदर आया मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं थोड़ा पहले भी आ गया था, बड़ी खुशी भी हुई जब देखा कि आप लोग भी एक खेती का ही कर रहे हैं। ये आप देखिए कि मौसम का संतुलन कैसे बिगड़ गया। ये वस्त्र हमारा सर्दी का था, दिसंबर में पहनते थे, लेकिन आप अनुभव कर रहे कि ज्यादा इसमें बैठ भी इसलिए नहीं पा रहे, सामने से धूप लगी हुई। आप देखो सबने अपने मुंह के सामने से बेचारा कागज लगा रखा है, मजबूरी है ये भी। लेकिन ये देखिए गर्मी कितनी बढ़ रही है, तापमान कितना हुआ, बीमार होने का यही मुख्य कारण है, क्योंकि हमारा जो है आज मौसम का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है और उसमें कमियां ज्यादा हम ही लोगों की है। हम लोग जो है धरती माँ को जिस तरह से पेड़ पौधों से हमने नंगा कर दिया है, उसका भी एक मुख्य कारण है। कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है, कहीं जो है एकदम भयंकर तूफान आ रही है, ये सारा हमारी उसमें कमियां हैं, इसको हमको सुधारना है। लेकिन मैं जो पहला ये कह रहा था कि जब परिसर के अंदर आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद जोयाल जी आपको, आपने तो एक, आपके पास अगर उस तरह की जमीन हो जैसे पंतनगर वालों के पास है तो आप तो एक बहुत बड़ा खड़ा कर सकते हैं। और जब हमने पूछा कि हम ये जैविक पे काम कर रहे हैं, सारा काम आपका जैविक है, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अगर बच्चों को इस तरह की हम शिक्षा देंगे, बच्चों को भी ये शिक्षा अपनानी चाहिए। कारण क्या है कि आज जो है जो आने वाली पीढ़ी है उनको यही पता नहीं है कि वो सोचते हैं कि जब ये पूछते दूध कहाँ मिलता है, वो सोचते डेयरी के स्वाद में, डेयरी में मिलता है। उन्हें नहीं पता कि ये दूध गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, बकरी से मिलता है, लेकिन वो सोचते हैं दूध डेयरी से मिलता है, फल और सब्जी ठेली से मिलता है। इसलिए हमको इन बच्चों को ये शिक्षा जरूरी देनी है कि बच्चों आप आने वाले हमारे भारत के निर्माता होंगे। लेकिन अगर हम अभी से कुछ थोड़ा परिवार के प्रति ये देंगे, ये एक बात है, मेरा सभी से निवेदन है कि आप जैविक किचन गार्डन तो बना ही सकते हैं, एक छोटा सा अपने घर के लायक बना सकते हैं, अपने परिवार के लायक बना सकते हैं। एक जैविक कवच प्रदान कीजिए अपने परिवार के लिए। अगर किसी के पास घर के इर्द गिर्द थोड़ी जमीन नहीं है, अगर छत है तो छत पर भी आप कर सकते हैं।
एक परिवार के लिए आराम से कर सकते हैं। और अगर कोई फ्लैट में ही रहते हैं तो 4-5 लोग फ्लैट में भी मिलकर थोड़ी सी जमीन ले सकते हैं। क्योंकि आज हम जो है दौड़ रहे हैं तो केवल और केवल पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, सारी दौड़ पैसे के लिए। अगर मतलब शॉर्टकट के रास्ते से धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपने अपनी सेहत को रखना है। अगर सेहत आपकी सही नहीं है, दुनिया कुछ भी नहीं है। कोरोना काल में एक से एक दिग्गज जो पैसे वाले थे, पता ही नहीं चला, फिर लिख के छोड़ा कि कुछ नहीं है दुनिया में। जब तक सेहत नहीं है तब तक ये पैसा कहीं काम नहीं आता। इसलिए पहले हमको अपने शरीर के लिए भी समय देना होता है। 60 साल के बाद तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शुरू ही से अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे। और हम जो आज हमारा जो अधिकतर समय कौन खा रहा है, मोबाइल ने जो आज जीना हराम कर दिया। पर इसमें अच्छी चीज़ भी है, अगर कोई समझे। आप देखिए कि मैं खेती जो है मोबाइल से करवा रहा हूँ। मैं कहीं भी भारत के कोने में हूँ, मैं अपने मालिक को पूछता हूँ कि जरा फोटो भेजिए, वो तुरंत वो फोटो भेजता है, ताकि ये भी नहीं चले पता कि भाई उसमें नहीं है, काम नहीं कर रहे। तो आज अच्छी चीज़ भी है, ऐसी चीज़ भी है। अगर आप इसका सदुपयोग नहीं करेंगे सही ढंग से तो इससे खराब चीज़ भी कोई नहीं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग देखिए, जैसे आपने बहुत अच्छा ये तैयार किया है, यहाँ पर हर तरह का ये है, कृषि का ये जो प्रोग्राम आपने अभी जो दिखाया, ये फसल बीमा योजना, ये तो बहुत अच्छा। क्योंकि इस समय हमारे क्षेत्र में जब ये सेब का बीमा आया है अभी, तो वो कई करोड़ों में आया। किसानों का चेहरे खिले आजकल, क्योंकि जैसे फसल में गिरावट आई थी तो उससे जो भरपाई हुई, बहुत कुछ भरपाई हुई। लेकिन होगी तो उसी का फसल बीमा उसी का होगा जो फसल लगाएगा। जो फसल ही नहीं लगाएगा वो बीमा कहाँ से कराएगा। इसलिए सभी को इस ओर आना है। अगर एक बात बताऊं मैं आपको कि हमारा काम जो है हवाई जहाज के बिना भी चल सकता है, रेल के बिना भी चल सकता है, मोटर कार के बिना भी चल सकता है, लेकिन अनाज के बिना नहीं चल सकता। जीने के लिए तो अनाज ही चाहिए। इसके लिए हम सबको, आप देखिए दुनिया के सामने बहुत भयंकर संकट आने वाला है। क्योंकि एक तरफ लड़ाई चल रही है और दूसरी तरफ जो है कि आप देखिए कि ऐसी ऐसी बीमारियां तैयार की जा रही है कि बोलो ये कोरोना भी तैयार किया गया तब छोड़ा गया। और कोरोना मतलब मनुष्यों के लिए कोरोना आया और गाय के लिए एक बीमारी दूसरी आ गई, और लैंपी। वो देखो उसमें कितनी गायें मर गई, दुधारू पशु। लेकिन उनको भी हमने आज जिस तरह से हम बन रखे ना, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है मनुष्य के अंदर, ऐसे ही हमने गाय को भी बना दिया है। हम ले जा रहे दूध बढ़ाने की दवा, शहर से ले जा रहे, और उसमें तो केमिकल है साहब। हम तो चाह रहे कि जल्दी से जल्दी हमको ज़्यादा लाभ मिले, लेकिन उन पशुओं को भी हम अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं। जो हम अपना जैविक चारा ये उत्पादन करना था वो नहीं हम कर पाए। बोलो हमको जो इस और विशेष ध्यान देना है कि आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको तो इसमें ये भी करना चाहिए कि कहीं कहीं बच्चों का विजिट भी कराना चाहिए पहाड़ों इसमें भी। क्योंकि आज जो है हमारे सामने एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है पलायन। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। क्योंकि आप देखिए पलायन जो है हिमाचल में क्यों नहीं है पलायन, वहाँ लोग खेती बाड़ी करते हैं, बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, लेकिन हम तो हिमाचल की सीमा पर लगे हुए हैं। शायद हमने भी वो खेती बाड़ी का काम जो है हिमाचल से ही सीखा है। हमने तो पहले हिमाचल में मजदूरी की है। मैं जो है 2 साल तक हिमाचल में एक सेब के बगीचे में मुंशी का काम करता था। अभी भी उस गाँव में मुझे मुंशी के ही नाम से जानते मुंशी प्रेम से। तो उसके बाद हमने सोचा कि क्यों नहीं हम भी इस तरह का काम कर सकते। तो हमने जो है जो खेती की शुरुआत की है हिमाचल के तर्ज पर की है, और आज सौभाग्य ये रहा कि हम आज उनसे अपने किए हुए कार्य से आगे बढ़ गए कि क्योंकि उत्तराखंड में और हिमाचल में प्रथम व्यक्ति हूँ जिसको कृषि पर मिला है पद्मश्री। तो मैं इसी तरह के मतलब आप जो है आप सभी से ये निवेदन करता हूँ, और पलायन पर भी थोड़ा सा ये मैं लिखता हूँ पलायन के ऊपर कि नहीं सुहाता आज किसी को, नहीं सुहाता आज किसी को गांव का ताना बाना, सभी चाहते बन जाए शहर में अपना ठौर ठिकाना। सब इस दौड़ में है कि यार मेरा भी कहीं बड़ा आदमी बड़े शहरों की ओर भाग रहा है
छोटा आदमी छोटे शहरों के गांव में कोई रहना नहीं चाहता। तो मैंने इसी पे पलायन पे कुछ ये लिखी है कि ग्राम स्वराज, सब कहते कि ग्राम स्वराज लाना है। ग्राम स्वराज आएगा कैसे, हम सबको अलग जगाना है, रुकेगा किस तरह पलायन, हर गहराई तक हमें जाना है। रोजगार के चक्कर में पलायन हो रहा, आज रोजगार है बहुत यहाँ पर, समझे नहीं समाज, समझे नहीं समाज। काम सब्जी बागवानी का गजब निराला है, दुग्ध मत्स्य पशुपालन जड़ी बूटी सभी कैश क्रॉप वाला है। पर्यटन में प्रदेश की देश में अलग पहचान, देवभूमि है उत्तराखंड, यही हमारी यही हमारी शान। यहाँ दर्शन को करोड़ों आते हैं, भाग्यशाली हो समझे अपने को जो यहाँ दर्शन कर जाते हैं। लूट खसूट जो करे यहाँ पर वो ज्यादा नहीं चल पाते हैं, जीवन के जो लक्ष्य उनके सब अधूरे रह जाते हैं। उत्तराखंड में जो करे सच्चे मन से काम, मनोकामना पूर्ण करेगा उनकी चारों धाम, मनोकामना पूर्ण करेगा उनकी चारों धाम। यहाँ हमने देखा है जिन्होंने जो है लूट खसूट किया है वो ज्यादा नहीं चले हैं, उस समय तो सोच रहे कि यार मैं बड़ा धनवान हो गया हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे उनका भी पतन। इसीलिए हम तो सभी से ये कहते हैं कि जिस ढंग से हमारे उसका नाम जो है देवभूमि रखा गया है, उसका मान हमें बढ़ाना चाहिए। मैं एक दिन महाराष्ट्र गया था, शोलापुर, अनार के प्रशिक्षण में गया था। शोलापुर में जब हमने देखा तो वहाँ छुट्टी के दिन मंदिर के दर्शन में जाते हैं, तो मंदिर था तुलजा भवानी माँ का मंदिर था, तो हम उस मंदिर में गए। उस मंदिर में वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैंने सोचा मैं तो इतना देर तक नहीं चल पाऊंगा, लाइनिंग में जाना पड़ता था। मैं अलग हो गया, मैं किनारे खड़ा हो गया। तो एक पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा कि बोलो बाबा जी आपने दर्शन किए? मैंने कहा मैंने तो नहीं किए दर्शन। बोलो आइए मैं आपके दर्शन करूँ, और एक ना वो उनसे दर्शन करा के ले गए। जब बाहर आए तो उन्होंने पूछा बाबा जी आप कहाँ से है? मैंने कहा मैं तो उत्तराखंड से, और वैसे ही मेरे पाँव की। आप देखिए कितनी ये हमारे उत्तराखंड की। और हम लोग जब उन्होंने पूछा मुझे कि बाबा जी आप बद्रीनाथ कितना दूर है देहरादून से, और मैं गया ही नहीं था बद्रीनाथ। तो ये सोचिए कि हमने उसके बाद में फिर बद्रीनाथ गया, फिर ये पता किया। तो ये हम सबको जो है इस प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ाना है, चाहे जो भी जिम्मेदारी जिसके पास है उसे बखूबी निभाओ। आप लोगों के पास पढ़ने की जिम्मेदारी है, उसमें अग्रिम इसमें आ जाओ। जुयाल जी मैंने वो हमारा एक जेबीपी फाउंडेशन भी है, उसमें हम जो है उन बच्चे को सम्मानित करते हैं जो अपने क्लास में प्रथम स्थान है, और उस बच्चे को भी हम वो सहायता करते हैं जो या तो किसी का माँ या बाप की किसी की डेथ हुई है या पढ़ने में होशियार है और पढ़ नहीं पा रहे, उनका हम सहयोग करते हैं, पूरा सहयोग करता है। तो हमारा जेबीपी फाउंडेशन है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमको शिक्षा के क्षेत्र में ये शिक्षा का मंदिर है, इस मंदिर से जो निर्माण होगा तो वो आपके आने वाले समय में हमारे देश के काम आएगा और आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा। मैं हर व्यक्ति से यही निवेदन करता हूँ कि गांव में भी आकर के आप जब गांव जाते हैं शर्म मत मानो। मतलब आप जो किताबों में पढ़ रहे हैं, जो अपने गांव के अपने माँ बाप उनको भी पढ़ाओ, उनको भी सिखाओ कि नहीं ऐसे होने से ऐसा होता है। और लेकिन विशेष निवेदन ये है कि जैविक की ओर बढ़ो सभी लोग, तभी हमारा देश सुरक्षित होगा। मतलब हमको जो है कृषि पर ही ज़्यादा मतलब ध्यान देना है कि क्योंकि कृषि के बिना कुछ नहीं है। किसान के अगर किसान नहीं है, कृषि नहीं है तो कुछ नहीं है ये। तो मैंने इसमें भी एक छोटी सी एक ये बनाई है, पोयम बनाई है। तो उससे पहले मैं एक अपना छोटा सा अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि जब मेरा प्रोग्राम था मतलब लोकसभा में 3 दिन का ये था प्रोग्राम, और लोकसभा में बिरला जी हमारा ये ले रहे थे, बिरला जी हमारे उसको ले रहे थे। तब उन्होंने जब सारे मतलब उन्होंने कार्यक्रम जब शुरू कराया, उन्होंने कहा आप अपना अनुभव और अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको यहाँ शेयर करें। तो पहले हमने अपने प्रेजेंटेशन शेयर किए और उसके बाद अपने अनुभव। हमने कहा कि मेरे का मान्य है, अगर देश को कृषि प्रधान देश जैसा हमारा देश है, कृषि को बढ़ावा देना है तो हमें हर न्याय पंचायत स्तर पर एक जैविक हाईटेक कृषि मॉडल बनाए।
लेकिन वो मॉडल जो है धरातल पे बनने चाहिए, कागजों में नहीं। क्योंकि यहाँ अधिकतर जो है हम जो काम कर रहे हैं सारा काम कागजों में हो रहा है। तो मैंने बताया, मैंने कहा आज हालात ऐसे हो चुके हैं, क्योंकि अगर हम जो है किसी बीज विक्रेता या कृषि यंत्र विक्रेता की दुकान में जाते हैं और वहाँ उनसे पूछते हैं कि भाई, तो वो पूछते हैं कि क्या आपका एनजीओ है या किसी सरकारी इसके लिए ले जा रहे हैं आप कोई ये सामान। मैंने कहा इसका मतलब क्या है बताइए। उन्होंने कहा कि हमारे पास दोनों तरह का सामान है, एक ओरिजिनल है, एक कॉपी। आज देखिए, अगर हमारे किसानों को आज किसी संस्थाओं से और ये मिल रहा है तो कॉपी ही मिल रही है, ओरिजिनल नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि किसानी क्यों छोड़ रहे हैं, जब बीज ही ओरिजिनल नहीं होगा, कृषि यंत्र ओरिजिनल नहीं होगा। तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं, सरकार से भी हमारा तो यही निवेदन है कि किसानों के लिए जो है, जब आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं तो उनके पास ओरिजिनल बीज और ओरिजिनल ये होनी चाहिए। तो मेरा ये सभी से यही निवेदन है। और मैं उसी पे एक छोटी सी फिर एक कविता भी सुनाता हूँ, शायद आपको पसंद नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, ये भी साथ में कह रहा हूँ कि भारत माँ के किसान सपूत जो पूज रहे इस माटी को, सोचो मिलकर आज सुरक्षित रखना हिमालय घाटी को। हिमालय से जल धारा बहती वो देश की सींचे माटी को, सारे जहां से सुंदर बनाओ देव हिमालय घाटी। माटी में ही पैदा हुआ सब माटी में मिल जाता है, इस माटी से जीव जंतु का जन्म जन्म का नाता है। माटी का ही खेल है सारा, सब माटी से मिलता है, सोना चांदी लोहा जस्ता माटी से ही निकलता। प्यार किया जिसने माटी से वो कभी नहीं निराश हुआ, फलता फूलता और रहा निरंतर, ईश्वर की रहती उन पर दुआ। स्वस्थ रखे हम इस माटी को जिसमें सब जग जीता है, स्वच्छ पवित्र बनाओ इसको, यही पुराण यही गीता है। नमन करूं मैं सब जग जन से, इस माटी का पुण्य करे, प्रदूषण बढ़ता जिन चीजों से उन चीजों को शून्य करे, प्रदूषण बढ़ता जिन चीजों से उन चीजों को शून्य करे। आज जो है हमारे देश में आप देखना आने वाला समय ये है कि हमें इस प्लास्टिक से निपटने के लिए बहुत मेहनत करनी है। हमारा जो है देश में प्लास्टिक जिस गति, हालांकि छोटी सी सुविधा है, छोटी सी सुविधा के लिए जो है हम इस प्लास्टिक का ही कर रहे हैं। मतलब हम जो है घर से थैला नहीं ले जाते, वहाँ से तो लाले को धमका दे गया थैली देना, कैरी बैग दे, तो पकड़ाता हो प्लास्टिक का कैरी बैग। और जो हमारा कबाड़ होता घर से जो, उसको उसके अंदर ठूस के सड़क के किनारे डाल देते। आप जा रहे हो, जब भी जाते सड़क के किनारे ढेरे लगे हुए कूड़े कचरे, उसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं ही है। ये नहीं है कि हम हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक बार का एक सुनाऊँ आपको जोयाल जी किस्सा, कि मेरे घर में ऑस्ट्रिया के राजकुमार, और वो दुर्भाग्य ऐसा था, वो हिंदी नहीं जानते थे, मैं अंग्रेजी नहीं जानता था। लेकिन उनके साथ एक हमारे साथ एक ऐसे मीडिएटर थे जिन्होंने वहाँ पहुँचाए थे, और उन्होंने देखा जब हम वहाँ रुके थे, हम उनको घुमाने ले गए, हम दूसरे गांव ले गए, और साथ में अपने ठंडे ठंडे की बोतलें सारा सामान लेकर के जो बाजार में उपलब्ध है, क्योंकि हर जगह यही है जो कंपनी द्वारा आया गया। और जब हम गए एक जगह बैठे, हमने वहाँ नाश्ता किया और ठंडा पिया और सारे, और मैंने बोतलें नीचे फेंक दी सड़क नीचे, और वो उठे, उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं। मैं उनके ये तो समझ रहा था भाव बोलने के, और वो उन्होंने गाड़ी से, उन्हीं की गाड़ी थी, वो गाड़ी से उस गाड़ी से निकाला उन्होंने एक कैरी बैग, और उसमें वो सारा बोतल उसमें डाला। और तब हम लोग देखिए हमारे हालात ये है कि जब हम बस में यात्रा करते हैं और मूंगफली खाते हैं और छिल के गाड़ी में, हमको जो है अगर हम इस जैविक कचरे से हम अपने लिए पूरी जैविक खाद तैयार कर सकते हैं, अगर लेकिन उसके लिए इच्छा शक्ति जरूर। जब तक आपके मन में इच्छा शक्ति नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर जो आप यहाँ आ रहे हैं, अगर मन में ये भाव नहीं जगेगा आपके कि मुझे पढ़ना है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इसके लिए तो आपको हिम्मत और मेहनत, जो हिम्मत और मेहनत, हिम्मत मेहनत निश्चिंतो करते वो जीवन सफल बनाते हैं। हिम्मत मेहनत जो निश्चिंत करते वो जीवन सफल बनाते हैं। जो न करे हिम्मत मेहनत से वो किस्मत पर दोष लगाते। बाद में क्या करते यार, मेरे तो भाग्य ही ऐसे थे। भाग्य, मेहनत भी करनी चाहिए। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत फिर साथ नहीं देता। किस्मत भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करता है। आप देखिए कि मेरे लिए तो मेरे गांव के लोग भी मजाक करते थे मेरे,
मेरा मजाक करते थे। वो मैं लिखता था प्रेमचंद शर्मा किसान, तो गांव के लोग क्या करते थे, बोलो आगे साहब, किसान साहब आगे, बैठो साहब किसान साहब, चिढ़ाते थे मेरे को किसान नाम से। लेकिन उस दिन से उनके मुंह बंद हो गए जिस दिन से मुझे पद्मश्री का पुरस्कार। तो इसलिए जो है आप लोग, आप सभी लोग मेहनत से करो। आप देखिए ना, आप तो मतलब ऐसे ऐसे संस्थान है, आप तो बहुत बड़े किस्मत वाले हो जिनके नसीब में ऐसे संस्थान है, जिनके माँ बाप में इतनी शक्ति है कि आप सबको पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमने भी तो जीवन जिया है जो जिनको पढ़ाने नहीं भेज सकते। तो इसलिए जो है मतलब खेती किसी भी काम के लिए ये नहीं कि आपके पास डिग्री हो, लेकिन अगर आप मेहनत से करते हैं आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपने इसमें जो है मतलब मेहनत से काम करना है और देश के लिए और अपने लिए, और इसी में आगे बढ़ना है। मतलब ये मेरा विशेष निवेदन है। और ज़्यादा मेरा जोर ये कि हमें जैविक खेती की ओर आना है। और अगर किसी को जो है अगर कोई जैविक के इसमें ये चाहे, मैं ये कह रहा हूँ कि जैविक खेती, कई लोगों ने मुझसे ये प्रश्न भी किया कि मैं जैविक किचन गार्डन का उठा रखा हूँ। मैंने कहा जैविक किचन गार्डन, वो कह रहे कि आप तो करेंगे यार, आपके पास तो ड्रिप के साधन है, आपके पास तो सिंचाई के साधन है। तो मैंने कहा एक परिवार के लिए आपको हम ड्रिप के उपलब्ध करा सकते हैं। बोलो कैसे कराएंगे? मैंने बोला कि आपके पास ये 2 लौकी के पौधे हैं, लौकी की बेल है, आपके पास पुराना जेरिकन है, कह रही हो है ना, जेरिकन है? बोलो हाँ जी है। आप लाइए और उसमें पानी डालिए, उसमें थोड़ा छेद कर दीजिए। आप उसमें छेद, अगर छेद बड़ा हो गया तो उसमें कपड़ा डालिए और उसको उस पौधे के पास रखिए और वो 8-10 दिन लगातार आपके पौधे को सिंचाई करते हैं। और वैसे आप 2 लीटर 2.5 लीटर की ये ठंडे की बोतलें, इसको आप वहाँ रख सकते हैं और अपने परिवार के लायक आप जैविक सिंचाई उपलब्ध करा सकते हैं। और सब्जी के छिलकों से और ये आप जैविक खाद बना सकते हैं। कीटनाशक हमने तो अपने जो जैविक का ये कर रहे हैं ना, अगर काश अगर कभी आएंगे जो एलजे से हम दिखाएंगे, क्योंकि हमने तो गाजर घास से खाद तैयार किया। ये गाजर घास से खाद तैयार किया। मैंने यही बोला उत्तराखंड सरकार को भी, परसों कृषि मंत्री गणेश जोशी भी थे, उनको भी यही बोला कि मैंने कहा एक बात बताऊं, मैंने वो खाद तैयार की है गाजर घास, और जिस घास को पशु नहीं खाता, जो बायोमास हमारे जंगल में पशु नहीं खाता, उसमें भी कुछ जहर के अंश होते हैं, उसमें कीड़ा भी नहीं लगता। कई हमारे पास ऐसे जंगलों में जिसमें कीड़ा, उसको हमने लाया और मशीन से उसको बारीक करके एक टैंक में डाला और गोबर और गौमूत्र और उसमें डीकम्पोजर भी डाला और उसको फिर फिल्टर करके, फिल्टर भी हमने नेचुरल फिल्टर बनाए। नेचुरल फिल्टर हमने किया कि जिस तरह से जमीन के नीचे से पानी छन कर आता है, हमने उसी तरह से फिल्टर का प्रोग्राम वो किया, बनाया है, ताकि महंगाई ये किसान नहीं झेल पाए। किसान को अगर सही ढंग से हम गाइड करें, सही ढंग से काम मेहनत से जो काम करेगा तभी किसान गांव में, जब उसको जो है उसका वो मिलेगा, फल मिलेगा। जिसको फल आज की महंगाई वो फिर क्या करेगा? इसलिए हम सबको मतलब किसानों का सहयोग जो है करना है। किसानों के लिए कहीं, मैंने तो उनसे प्रधानमंत्री जी, अरे ऐसे क्या सर हाथ न लगाइए, हाथ लग गया मतलब तो मैं ये बात भी बता, एक बात देखिए, हमारा सौभाग्य कितना बढ़िया है। आज हमारे पास ऐसा लीडर है देश में जिसको पूरी दुनिया मान रही, पूरी दुनिया मान चुकी है कि मोदी जी के बराबर दुनिया में कोई लीडर नहीं है आज। लेकिन उनकी जो उत्तराखंड के लिए जो सोच है वो किसी भी प्रधानमंत्री की। मैं जब हमको पद्मश्री मिले तो वहाँ पर उसके बाद जो है हमारे लाइन में बैठाया और मोदी जी आए मिलने। पहले वो आए, सीतारमण जी आई, और फिर आए अमित शाह, और वो आए और हमको नमस्ते करते चले। लेकिन मोदी जी की याददाश्त को देखिए, हम तो हैरान हो गए। वो आधा घंटे तक वहाँ बैठे थे और उन्होंने किताब जो पढ़ी होगी, किताब में नाम जो देखा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे हर व्यक्ति को नाम से पुकारा। मेरे पास यही कोट था जो मैं अभी यहाँ रखा, मेरे पास यही कोट था। जैसे ही मेरे नजदीक आए वैसे ही बोले, जय बाबा केदारनाथ। मैंने कहा मान्यवर, आपकी पारदर्शी नीतियों की वजह से आज हम यहाँ पर पहुंचे, नहीं तो मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। उन्होंने तत्काल कहा कि शर्मा जी, आप अनपढ़ आदमी जो इतने बड़े मंच पे पहुंचे, आपके ऊपर तो बाबा केदार का आशीर्वाद है। मैंने कहा मान्यवर, बाबा केदार का आशीर्वाद आपके ऊपर है, हमारे ऊपर तो आपका आशीर्वाद।
फिर वो मुस्कुराए। जो अगला व्यक्ति था उसका भी उन्होंने नाम बताया। मतलब जितनी मतलब याददाश्त देखिए, उनकी सोच देखिए, और देश के लिए क्या प्रदेश के लिए देखिए कि वो चाहते, वो ज़्यादा मुद्दा उन्हीं का है कि हम जो है जैविक खेती अपनाएं, तभी जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी अगर हम जैविक चीज़ अपनाएंगे। लेकिन हम जो है स्क्रीन पाउडर से नहीं ये चलेगा, हमको तो जैविक खाना खाना होगा अगर स्वस्थ रहना है इसका। मतलब मैं आप सभी से मतलब यही निवेदन करता हूँ, बार बार जहाँ भी कहीं जाता हूँ, अगर मैं दिन में या महीने में एक आदमी को भी तैयार कर दूँ जैविक की ओर, मेरे तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं तो सभी से यही कहता हूँ कि आप जो है आज, और फिर हम ये देखो कई लोगों ने हमसे ये भी पूछा कि आप पद्मश्री की ओर कैसे बढ़े। ये भी एक मतलब, हालांकि मेरे को तो, मैं पहले से ये करता था, खेती बाड़ी करता था और अनार भी तैयार किया, अनार, लेकिन वो अनार जो है 15-20 साल के बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसकी उम्र उतनी है और उसके बाद वो फसल चक्र मांगता है। तो मैंने कई तरह के किया और हर इसमें जो अपना नाम दर्ज करवाया, जैसे पुरस्कार मुझे मिलते रहे। और फिर ये जो मैंने उस समय वो थे सचिव थे, ये मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी, मैंने बोला, कोरोना का टाइम था, मैंने बोला मान्यवर मेरा नाम भी पद्मश्री के लिए भिजवा दो। उन्होंने कहा शर्मा जी आप पद्मश्री के को आप देख रहे हैं? मैंने कहा मैं भी देख रहा हूँ। बोला नहीं आप ऐसे। और तब मेरे मित्र ने कहा, बोलो आप कहाँ की ये कर रहे हैं? अब तो ऑनलाइन फॉर्म है, बोलो ऑनलाइन भरिए। तो मैंने बोला मैं तो अनपढ़ आदमी, मैं तो भर भी नहीं पाऊंगा हूँ। तब मैंने बच्चों को कहा, मेरे बच्चे सारे सर्विस करते हैं, लेकिन स्वयं हो गया ऐसा को सारे पुलिस में ही, हाँ पुलिस में ही है सारे। तो मैंने उनको कहा कि, मैंने कहा बेटा मेरा फार्म भर दो। वो बोले पिताजी कहाँ देख रहे पद्मश्री के को, आप चुपचाप खेती करो गाँव में। मैंने कहा यार बेटा भर दो, लेकिन मेरे मित्रों ने कहा नहीं हम भरेंगे आपका। और उन्होंने मेरा फार्म भरा और ऑनलाइन भेजा और ऑनलाइन जो हमारा सर्टिफिकेट हो गया। फिर देखिए फिर क्या होता है कि मेरी ये कहानी बन गई है पूरी। बाद में जब वो बेटा बोलता है पिताजी आपने भी तो भरा था उसके लिए, पद्मश्री के लिए। मैंने कहा भरा था। बोला क्या है? पद्मश्री की लिस्ट तो आ गई। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला उसमें तो कल्याण सिंह रावत का हुआ। और उसने देखी पिछले 2001 उसकी देखी, 20 की देखी और वो नहीं देखी। मैंने कहा चलिए आगे प्रयास करूँगा, हार तो फिर भी नहीं मानूंगा, प्रयास करूँगा फिर भी। तो फिर जब मेरे को पूछताछ हुई, फिर बीच में ऑनलाइन ज़्यादा पूछताछ। एक दिन तो इतना पूछा कि एक आदमी कह रहा कि बहुत ज़्यादा कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो, कितने बच्चे। मैंने सारा बोल दिया, जब ज़्यादा ही पूछताछ की। मैंने कहा अब तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई। मैंने कहा साइबर ठग भी आजकल, जो कहीं ऐसा नहीं हो कोई। मैंने कहा आप कहेंगे थोड़ी देर में खाता नंबर भेज दो, आप कहेंगे थोड़ी देर में कि आप जो है अपना आधार कार्ड भेज दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैंने बोला एक बेटा मेरा इंस्पेक्टर जो है वो साइबर को ही देख रहा था। मैंने बोला बेटा, मैंने कहा एक आज ऐसी कॉल आ रही थी, उसने बहुत मुझे बार बार परेशान किया। उसने देखा, बोलो ये तो ऐसे लग रही है जैसे सीबीआई की जैसे। बोला वो कहीं बड़ा है तो डाल क्या तुम डाल कहीं कर। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है। तब मेरे को एहसास भी हो रहा था कि शायद इस तरह से हो रहा। और एकदम क्या हुआ कि 25 जनवरी को एक कॉल आता है, बोला बधाई हो शर्मा जी, मैं गृह मंत्रालय से बोल रहा हूँ, संयुक्त सचिव। मैंने कहा काहे की बधाई? बोला आपको पद्मश्री मिल गई। और मैं एकदम थोड़ा भाव जैसा हुआ, धन्यवाद भी दिया और मैंने तुरंत उस बेटे को भेज दिया। मैंने कहा कि अरे मेरे को तो मिल गया, मैंने कहा पद्मश्री मिल गया। और वो बोले चुप रहो अभी भी। मैंने कहा क्यों? वो तो पुलिस के हिसाब से देख रहा था। बोला थोड़ी देर में कॉल आई, कितने पैसे भेजते थे, पद्मश्री दिला देंगे। मैं चुप, एकदम से ठंडा बिल्कुल। तब आई दूसरे की कॉल, बोला बधाई हो आपको पद्मश्री। मैंने कहा मैं तो नहीं मानूंगा, सूची भेजो आप। और सूची उन्होंने भेजी और उसमें प्रेमचंद शर्मा नाम मैंने भेजी उसी बेटे को। मैंने कहा देख भाई नाम है अब तो। बोला अभी भी चुप रहो। मैंने कहा क्यों? बोला नाम बाप का नाम ना गांव का नाम, प्रेमचंद पता नहीं कितने उत्तराखंड में। और मैं एकदम बिल्कुल चुप। तो लेकिन बाद में वो जो है इस तरह से, तो ये ऐसी कहानी। मेरे 4 बेटे हैं और चारों पुलिस इंस्पेक्टर। आप देखिए कैसा सहयोग मिलता है। लेकिन पुलिस वाले की नौकरी सबसे ऐसी परेशान की नौकरी, उनको कोई टाइम नहीं मिलता। एक दिन क्या हुआ, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैं देहरादून से आ रहा था, ये बल्लूपुर साइड से, और एक
पुलिस वाला गाड़ी रोक रहा है। मैंने बोला भाई क्या है, क्या लफड़ा? मैंने सोचा कोई लफड़ा। मैंने बोला क्या है? उसने कहा कि आप कौन हो? वो थोड़ा गुस्से आप कौन हो? मैंने बोला पुलिस वालों का बाप हूं। और एकदम वो गुस्से में आया, झल्लाया और बिल्कुल नजदीक। बोला आप इतने बुजुर्ग आदमी और आप ऐसी बात करते हो? मैंने कहा मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो पुलिस का बाप हूँ। मैंने तब आया गाड़ी के नजदीक बिल्कुल। मैंने कहा यार 4 बेटे पुलिस इंस्पेक्टर है, उनका बाप तो हूँ ही यार। तब वो हंसा भी और आगे बढ़ा भी। तब ये कहा कि चलो बोलो नाम बताएंगे आप? मैंने कहा नाम बताऊंगा, सुंदरम शर्मा है, अमर शर्मा है, ये मेरे सुरेंद्र शर्मा है। तो इस तरह के मतलब हम जीवन, आपको अपने जीवन के अनुभव साझा कर रहे हैं। ये तो नहीं, मैं इतना बड़ा वक्ता तो नहीं है। आप देखिए संयोग से दोनों जो वक्ता आपके सामने जौनसार से थे। एक जौनसारी ऐसा था जिसने एक भी शब्द हिंदी का नहीं, इतना ब्रिलियंट आदमी था, उसमें बोल रहा था अंग्रेजी में। शक्ल से भी ऐसा लग रहा था कि एक अंग्रेजी बोल रहा था। और एक मैं हूँ जिसको अंग्रेजी नहीं आती, वही से। लेकिन ये है कि थोड़ी अपनी पहचान बनी है, यही खुशी है कि आज हमको इन मंचों पे तब बुलाया है जब हमने कुछ करके दिखाया, नहीं तो कौन किसको बुलाता है। तो मैं आप सभी के बच्चों से, आप सभी से ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग इसमें मेहनत करें, मेहनत से आगे बढ़े। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, जो आने वाला समय है वो महिलाओं का आया